दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मार्केट अशोक गोयल। जो लोग फर्जी आर्किटेक्ट्स के पास जाते हैं, 500 रुपये में नक्शे बनवाते हैं जो लोग, और फिर उसी से कंटिन्यू करते हैं, अपना घर बनवाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आर्किटेक्ट को क्यों फीस देनी जब 500 रुपये में मेरा घर बन रहा है। तो ये तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अपना पैसा बचा रहे हैं। अब एक ऐसी कैटेगरी भी आती है जो जिनके पास धनराशि कम है, पर वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अपना घर बनाऊं, और यही गलत दिशा में भटक कर ये 500 रुपये वाले जो नक्शे बनाने वाले लोग हैं उनसे मिलके या उनकी प्रिंटिंग शॉप वालों से मिलके उनकी बात मान के अपना घर उनके हाथ में दे रहे हैं। तो उनको हम कैसे अवेयर कर सकते हैं कि आप ऐसा आर्किटेक्ट चाहे ढूंढिए जो आपको कम पैसे में दे, चाहे सिर्फ कंसल्टेंसी ले लीजिए, पर आप कोशिश कीजिए कि अपना जो घर बनाना है वो एक आर्किटेक्ट से ही बनवाएं। उनको हम कैसे अवेयर करें? देखो, मैं इसको बड़ी सरल भाषा में समझाता हूँ। जी। आजकल के यंग जनरेशन के बच्चे ना ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड जूता पहनते हैं। जी। हैं? और ब्रांडेड, अब मेरे लड़के हैं, कोई लड़का पता नहीं 4000 का जूता लाता है, कोई 7000 का लाता है। मैं जाता हूँ बल्ली मारा, 400 रुपए में जूता खरीद लाता हूँ। तो मेरे जैसे लोग जो बैठे हैं, जो 400 रुपए का जूता खरीदते हैं, तो रीबॉक वाले तो ये कहेंगे भाई ये अशोक गोयल जैसे लोग तो ठीक नहीं है। जो 4000 रुपए का मेरा जूता बिकता था, वो जाके बल्ली मारा तो 400 रुपए में खरीद लाते हैं और 1 साल तक उसी जूते को पहनते रहते हैं। ये नहीं सोचते कि उनके पैरों को कितना नुकसान हो रहा है। जी। आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको मार्केट फोर्सेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पीछे किसी सेमिनार में बैठा था, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे थे। आजकल ऑर्गेनिक का बड़ा फैशन है। लोग कहते हैं जी ये चावल पे, दाल पे, सब चीज पे केमिकल है और ये केमिकल रहित हम फार्मिंग कर रहे हैं। तो मैंने उनसे एक बड़ा साधारण सा सवाल पूछा। मैंने कहा ये जो चावल जिसके ऊपर ब्रांड चला होता है, राइस ब्रांड जिसको बोलते हैं, लाल रंग का, तो जो पॉलिश चावल है वो तो आप बेच रहे हो दूने भाव में, और जो पॉलिश चावल है वो सस्ता मिलता है। जबकि चावल को पॉलिश करने के लिए मेरे को एक प्रक्रिया और अपनानी पड़ेगी, मेरे को एक और मशीन खरीदनी पड़ेगी उसके ऊपर से ब्रांड को उतारने के लिए। तो अनपॉलिश चावल को महंगा क्यों बेच रहे हो? यही बात अरहर की दाल की है। दाल को पॉलिश करते हैं और चमकीली हो जाती है। जी। अनपॉलिश दाल है वो खुरदरी होती है। पॉलिश करने के लिए उनको भुट्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसमें से कुछ हिस्सा दाल का घट जाता है। तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले को। मैंने कहा आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे लोगों को लूट रहे हो। तो वही बात मैं आप तो लोगों को बोलता हूँ कि भाई आप 50,000 रुपए मांग के आप तो लोगों को लूट रहे हो। क्या 500 रुपए में तो नक्शा मिल रहा है जी। तो आपके पास क्यों जाएगा? आप आलू खरीदने जाते हो, जब 12 रुपए मिलता है वो खरीदते हो ना। जी सर। 52 रुपए वाले थोड़ी ऑर्गेनिक फार्मिंग की है। तो या तो आप उनको फायदे बताओ, आप उनको फायदे बताओ कि मेरे पास आने का क्या फायदा है। अब आप कहते हो जी जब आपके पास आएगा नहीं तो फायदे कैसे बताएंगे? आज जो सबसे बड़ी कठिनाई है कि पहले मुर्गी आए कि अंडा, भाई जब आपके पास कोई भड़क ही नहीं रहा वही सर। तो उसको फायदा, तो फायदा तो आप उसको तभी बताओगे ना जब वो आपके पास आएगा। आपके पास आएगा क्योंकि आप उपलब्ध नहीं हो। आप उसको बात करने के 50,000 रुपए मांगते हो। वो एक ऑटो गेट वाले की दुकान पे जाता है, वो कहते हैं अच्छा नक्शा चाहिए, ले मेरे से ले जा। कितने पैसे है? तो फ्री में ले जा। जी सर। तो तू मेरे से वर्किंग ड्राइंग बनवाएगा तो दे दियो जो तेरी इच्छा है। जी सर। जो नहीं अरे मैं तो साल की चीज दी है, इसमें तो मेरी मोटरसाइकिल का पेट्रोल भी नहीं निकलेगा। जी तो सर। देखो प्रोफेशन में टिके रहने के लिए, प्रोफेशन में कामयाब होने के लिए आपकी डिग्री मदद करती है। आपकी डिग्री सिर्फ रोजगार प्राप्त करने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए मदद कर सकती है सर। फिर आपकी डिग्री, जी, आपकी डिग्री आपको क्लाइंट तक पहुंचाने में मदद नहीं कर सकती।
सर तो अगर हम ऐसा करते हैं कि जैसे आप बता रहे हैं कि मार्केट को समझ के अपना समझना पड़ेगा हमें कि हम इतने पे नहीं कर सकते, लोगों को अगर सहूलियत कम में मिल रही है तो हमको भी कम में करना पड़ेगा। तो इस मैं नहीं कह रहा कि आपको कम में करना पड़ेगा, मैं नहीं कह रहा। सर फिर मैंने जब भी प्रैक्टिस करी है, मैंने क्लाइंट से अपना एक पैसा फीस नहीं घटाई। मैंने कहा मैं तो इतने पैसे लूंगा, 40% एडवांस लूंगा, काम कराना तो कराओ, नहीं तो घर मेरे दफ्तर से बाहर नहीं दो। तो मेरे पास उसके लिए आया। तो ये अब आपको तय करना पड़ेगा कि कोई आपके पास क्यों आ रहा है, हमारे पास क्यों आ रहा है। एक और बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूं मैं आपको। जी जी। पढ़ के भगवान लोग मेरे को संपर्क करते थे। एक साहब ने मेरे को संपर्क करा, पश्चिम बिहार में उनका 400 गज का प्लॉट था, उन्होंने मेरे को संपर्क करा, चुक्ति नक्शा बनवाना है। मैंने कहा जाओ। कहते जी आपके पास किस लिए आना है, मैं आपको साइट दिखा देता हूँ, या मेरे ऑफिस में मैं तो आता नहीं। कहते फिर बनाओगे कैसे? मैंने कहा एक दफा आप आ जाओ, मेरी फीस दो, फिर चलते हैं आप मेरे साथ। उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं आऊंगा। मैंने कहा जी नमस्ते। उन्होंने 1.5 साल बाद मेरे को फिर संपर्क, ये चौकी आपसे ऐसे बात हुई थी तो मिलना है आपसे। मैं कहा जी मेरे को तो याद नहीं रहता किससे क्या बात हुई, आप बता दो। उन्होंने कहा जी आपने कहा तो मैं आता नहीं हूँ साइड। मैंने कहा जी आज भी मेरी वही परिस्थिति है। कहते हैं फिर कैसे आओगे आप? मैंने कहा पहले मेरे ऑफिस में आओ, मत्था टेको, फिर चलते हैं। ठीक। वो आए मेरे ऑफिस को, बताया ऐसी बात। उन्होंने पूछा जी आपकी फीस कितनी होगी? मैं उस साइज के प्लॉट के लोग 1400-1500 रुपए लेते थे विद सुपरविजन। ये बात मैं कर रहा हूँ जी। तो मैंने 500 रुपए फीस लूंगा, 5200 रुपए। उन्होंने साहब तो बहुत सारे पैसे मांगते हो। मैंने कहा जी तहजीब के दायरे में जो पैसे कम करने हो आप बता दो, कम कर देता हूँ। अब 1200 रुपए में और 5200 रुपए में तहजीब का दायरा तो आता नहीं। अगर 4000 और 5200 की बात होती तहजीब का दायरा आ जाता। जी। मैंने कहा भाई काम करो, उस जमाने में टेलीफोन डायरेक्टरी में आर्किटेक्ट्स की लिस्ट होती थी। जब येलो पेजेस बाद में छपना शुरू हुआ, सरकारी डायरेक्टरी में आर्किटेक्ट्स की लिस्ट छपती थी पीछे। जी सर। अधिक आर्किटेक्ट्स से तो मैंने कहा टेलीफोन डायरेक्टरी उठाओ जिसके नाम के आगे बीआर, जीडीआर या एनडीआर लगाओ, ऐसे किसी व्यक्ति के पास चले जाओ, उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताओ और जो सबसे कम पैसे ले आंख बंद करके उसको काम सौंपो। मैंने कहा सारे के सारे उतने ही विद्वान है जितना अशोक गोयल है। बेटा सर आप कर दीजिए। मैं कहा मैं तो 5200 रुपए लूंगा। उनको मेरी बात समझ में आई। अशोक भी आर्किटेक्ट के पास चले गए। वो उनको साइट दिखाई उन्होंने और कुछ राय मशवरा किया। उन्होंने उसको 4000 रुपए फीस बताई। थोड़ा बहुत उन्होंने दिया होगा एडवांस को। फिर मेरी शरण में दोबारा आया। मेरे को उन्होंने कहा जी मैं ऐसे गया था अशोक विहार में, शायद कोई मिस्टर गुप्ता थे उनके पास, वो 4000 रुपए मांग रहे हैं, अब आप क्या लोगे? जी। मैंने कहा करो तो 4200 रुपए, 4200 रुपए। अच्छा। और 200 रुपए मेरे को दिए। मैंने उन्होंने मेरे से काम करवाया साइट पे। मैं तीसरा आर्किटेक्ट था, 2 आर्किटेक्ट गुजर चुके थे जी। जो सो वर्ड फर्जिया। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप वाक चतुर्य से या अपनी बातों से या अपने काम से उनको प्रभावित कर सकते हो। और ये हौले हौले आएगा, धीरे धीरे आएगा। मतलब उनको समझाना पड़ेगा कि हम क्या ऑफर कर रहे हैं। आपको अगर हम इतना 4200 में दे रहे हैं तो हम क्या ऑफर कर रहे हैं वो उनको समझाना पड़ेगा। जो कि वो सिर्फ एक नक्शा समझ 4 दीवारें नहीं दे रहे, बट हमको उनको पूरी उसकी एक घर समझानी पड़ेगी, वैल्यू समझानी पड़ेगी। हम उन 4 दीवारी में हमारा जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें आपकी ज़िंदगी कैसे कंफर्टेबली बीत पाएगी। नहीं, मैं थोड़ी सी भिन्न राय रखता हूँ। मैं कहता हूँ हमें उसको समझाने की जरूरत नहीं। वो व्यक्ति समझाया है, वो व्यक्ति समझाया है, उसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं। अगर उसे लगता है कि आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हो तो आप मनमानी फीस देगा। अगर उसे नहीं लगता कि आप उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हो तो आप तब भी उसको समझा लीजिए। वो नहीं समझे, ठीक है सर। उसका सिर्फ एक सोशल अवेयरनेस बढ़ाने का। अभी मैं पिछले दिनों यूट्यूब पे
पे एक वीडियो देख रहा था, किसी इंजीनियर ने बताया था, उसने एनालिसिस करके यहाँ तक बता रखा था कि आप सिविल इंजीनियर से ड्राइंग बनवाते हैं, सिविल इंजीनियर से सुपरविजन कराते हैं, तो आपको सस्ता पड़ेगा बनिस्बत इसके कि आप आर्किटेक्ट से ड्राइंग बनवाते हैं और आर्किटेक्ट से सुपरविजन कराते हैं। और उसके उस वीडियो को 3 दिन में करीब 40,000 लोगों ने देखा। अब आप सोचिए कि वो सिविल इंजीनियर यूट्यूब पर बैठ के सिविल इंजीनियर्स की सेवाओं को बेचने में सफल है। जी सर। और मैं और आप क्या कर रहे हैं, तो आप इस चीज को लेकर कलप रहे हैं कि भाई लोग तो आर्किटेक्ट के पास आते नहीं। जी देखो, और आपको किसने रोका है रोज के 3 वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करने से? मेरे को और आपको किसने रोका है नब्बा या दैनिक हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान टाइम्स में या इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखने से? जी सर। क्यों नहीं आप इस तरह लेख लिखते, क्यों नहीं आप इस तरह के आर्टिकल लिखते कि हाउ टू सेव मनी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन? क्यों नहीं आप इस तरह की पुस्तकों का निर्माण करते कि आप उसमें कहो आपको आर्किटेक्ट में जाने की जरूरत नहीं है, इसमें रोड़ी सरिया कट जाएंगे। मैं समझाता हूँ आपको, अगर आपका 10 फुट बाई 10 फुट का कमरा है तो आपको शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की सोचने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ सरिया डलेगा, बीम में कितना डलेगा। आप देखिए यूट्यूब पे भरे पड़े लोग जी आपको दर्शन करा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बिजली की फिटिंग कैसे करनी है, वो बता रहे हैं कि बिल्डिंग में तोड़ाई कैसे करनी है, वो बता रहे हैं कि कहीं क्रैक आएगा तो उसको कैसे भरना है। और हमारे बंदे कहाँ हैं? सारे गायब हैं। तो जो सारे देश में सारा काम सिविल इंजीनियर्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे वो पूरे के पूरे लोग के साथ बैठे हैं, सबको समझा रहे हैं। और मैं और आप क्या कर रहे हैं? मैं और आप कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी पे सेमिनार, ECBC पे वर्कशॉप। जी बीबी दोषी ने क्या करा और जहां अजीत ने क्या करा, हम ये कर रहे हैं। जी सर। बीबी दोषी जहां अजीत पैसे कमा के चले गए। मेरे और तुम्हारे सामने रोजगार के दरवाजे खुलना जरूरी है। आपने कोई देखा है सिविल इंजीनियर के वीडियो जो इस तरह की बात करते हो, फलाने ठिकाने सिविल इंजीनियर ने क्या करा, बागला डैम किसने बनाया? कोई देखते हैं वीडियो इस तरीके की? नहीं देखते। और हमारे काउंसिल वाले और IAE वाले क्या करते हैं, इनके सेमिनार देखे आप? लेते हैं बीबी दोषी साहब का, ये बैठ के बताते हैं इंडिया हैबिटेट सेंटर में किस तरीके से निर्माण किया गया। जी तो आम आदमी से कहां जुड़े हुए हो भाई? आम आदमी से जुड़ा हुआ है सिविल इंजीनियर, बताता है 5 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से नक्शा बनेगा, 12 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से सुपरविजन होगा। और अगर आप आर्किटेक्ट के पास जाते हो 40 रुपए स्क्वायर फीट लेगा। तो आर्किटेक्ट तो लुटेरा साबित कर दिया उसने। और आर्किटेक्ट वाले कहाँ, आर्किटेक्चर वाले कहाँ बैठे हुए हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट वाले कहाँ बैठे हैं? वो सेमिनार करते हैं उस चीज के ऊपर, अकॉम्प्लिश्ड आर्किटेक्ट्स पे। जी सर। बिल्डिंग्स पे, चीज में आर्किटेक्चर में। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? लेकिन मैं उनको ही खाली जिम्मेदार कैसे मान लूं? मैं भी तो जिम्मेदार हूं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से बता रहा हूं। मैंने तो अपनी किताबों के माध्यम से 10 लाख लोगों को बता दिया कि भैया आर्किटेक्ट के पास जाओ तो आपको फायदा है। जी मेरी पुरानी किताबें उठा लो, अच्छी वाली किताबें, देखो उसमें क्या लिख रहा हूँ, मैं यही तो लिख रहा हूँ। मेरे से बहुत सारे नक्शा नहीं हुए। उन्होंने कहा हमारे पेट पे लात मार रहे हो, आप कैसे कर सकते हो नक्शा नहीं मच जाए, आप कैसे कर सकते हो सिविल इंजीनियर में मच जाए। मैंने कहा मैं उसमें थोड़ी कह रहा हूँ सिविल इंजीनियर के पास मत जा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आर्किटेक्ट एक्ट के अनुसार सिर्फ वही आदमी अपने आप को आर्किटेक्ट कह सकता है जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से पंजीकृत है। जी तो अगर आपको आर्किटेक्ट के पास जाना है तो आप उस आर्किटेक्ट के पास जाइए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को पंजीकृत है। जी मेरे को नक्शा बनवाना है, झामड़ी जी चला जाओ। तो मैंने तो उनको आर्किटेक्ट की परिभाषा बताई, कैसे बताई अपनी किताबों के माध्यम से। तो क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट वाले किसी भी सोशल मीडिया पे सक्रिय है? आप मेरे को दिखा दो कहाँ है। आप आज आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के नेशनल प्रेसिडेंट का नाम नहीं मालूम होगा, आपको नोटिस प्रेसिडेंट का नाम मालूम होगा, आपको यूपी के IIA के प्रेसिडेंट का नाम नहीं मालूम होगा, पंजाब के IIA प्रेसिडेंट का नाम नहीं मालूम होगा, हरियाणा के IIA प्रेसिडेंट का नाम नहीं मालूम होगा। तो ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई? क्योंकि सारे के सारे लोग एब्सेंट हैं। जी जी सर।
आप मेरे को दिखा दीजिए आईआईए के देश में कम से कम 20-25 चैप्टर्स हैं और कितने सारे सेंटर्स हैं, कितने सारे सब सेंटर्स हैं। कहीं दिखाई देता है, किसी अखबार में दिखाई देता है? कभी आपने सुना कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केट का प्रेसिडेंट अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से गया, उसने उनके सब मांगे रखी? कोई खबर दिखा दीजिए पिछले 10 साल में आप मेरे को। जी तो सर। आप पूरी समाज से कटे हुए हो, इसलिए मैं आप जैसे नौजवानों को, यंग जनरेशन के लोगों को कहता हूँ भैया बीड़ा आप उठाओ। जी, कोशिश पूरी कर रहे हैं सर हम भी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने कि आर्किटेक्ट्स क्यों ज़रूरी हैं उनके लिए, मतलब उनको आर्किटेक्ट्स के पास ही क्यों जाना चाहिए। देखो आप बहुत थोड़ा काम कर रहे हो, आपके रोज के 3 वीडियो आने चाहिए। जी सर। आप 3 वीडियो निकालते हो सर। सुबह सुबह एक प्याला चाय पियो, उसमें 2 बिस्किट दबाओ और शुरू हो जाओ। जी सर। आप देखो इंजीनियर्स के वीडियो देखो, यही करते हैं। जी सर। एक कागज उठाएंगे, लकीरें मारने शुरू कर देंगे, कहेंगे यहाँ आपका बेडरूम है, यहाँ आपका ड्राइंग रूम है, ऐसे सीढ़ी चलेगी, ऐसे किचन जाएगी, इसमें इतना सरिया लगेगा, इसमें इतना लोहा डलेगा, इसमें इतनी सीमेंट लगेगी, इसमें इतना बदरपुर लगेगा। आप YouTube सारी खंगाल मारो, मेरे किसी आर्किटेक्ट का एक वीडियो दिखा दो ऐसा जी सर। जिसमें जनसाधारण को बताओ कि किस तरीके से भवन निर्माण करना है। तो भवन निर्माण का सारा काम आपने छोड़ दिया सिविल इंजीनियर्स के पास। जी सर। तो सर फिर आप क्या कहेंगे कि एक आइडियल सिचुएशन एक आर्किटेक्चर प्रोफेशन में क्या होगी, जो आर्किटेक्ट अवेयर भी कर रहे हैं लोगों को और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं लोगों को, एक आइडियल सिचुएशन कैसे क्रिएट की जा सकती है? मतलब बेसिकली कि एक ऐसी आपका एंड गोल, जैसे आर्किटेक्चर में एकेडमिकली भी प्रोफेशनली भी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप कैसे देखते हैं कि एक हाँ ये होना चाहिए आर्किटेक्चर में? देखो मैं आपका सवाल ठीक से नहीं समझ पाया। सर बेसिकली ऐसे जैसे कि आज हम कह सकते हैं कि एक तरीके से बॉलीवुड जैसे बहुत अच्छे से चल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे कि हाँ मूवीज़ आती हैं, सब देख रहे हैं, या जैसे भी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। आर्किटेक्चर में हमको प्रॉब्लम्स दिखती हैं कि हमारे जैसे लीडर्स एक्टिव नहीं है इतना, हमारे प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो इतने अच्छे से एंगेज नहीं कर पा रहे हैं, लोग इस प्रोफेशन को छोड़ के और प्रोफेशंस को देखने लग जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या सिचुएशन होगी जिसमें हाँ ये प्रोफेशन अब अच्छे से चल रहा है, जहाँ पर लीडर्स भी एक्टिव हैं, एकेडमिकली भी सबको ठीक से सिखाया जा रहा है वो सब, और लोग आर्किटेक्ट्स का महत्व समझ रहे हैं? जैसे आप बता रहे हैं कि हम YouTube के वीडियो के थ्रू भी हम कोशिश कर रहे हैं, तो जो एक बॉडी जो एक अच्छे लेवल पे है उन्हें भी सामने आना चाहिए, उन्हें भी ये वीडियो बना करके उन्हें भी मेंशन करना चाहिए कि नहीं, जो ये दिन की वीडियो बना रहे हैं ये इंजीनियर्स जो बता रहे हैं बैठे बैठे 2 लाइन खींच के, ये सही नहीं है और ये क्यों सही नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, अब आपने बॉलीवुड की चर्चा छेड़ के ना बड़ा गंभीर मामला छेड़ दिया। बॉलीवुड की सुनो पहले, बॉलीवुड की सुनो पहले। जी जी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी किस परिवेश से आया? मनोज वाजपेयी बिहार के एक बेतिया गांव के पड़ोस में से आया, जी। जिसके गांव का किसी पंकज ऐसी जगह से आया जो खुद कहता है कि मेरे गांव में माचिस भी नहीं होती। हाँ जी जी। और मनोज वाजपेयी आज जितना बड़ा स्टार है, राजपाल यादव उतना बड़ा स्टार नहीं है। नहीं। और राजपाल यादव के घर पे मनोज वाजपेयी कई सालों तक मुफ्त की रोटियां खाता रहा। ना सिर्फ मनोज वाजपेयी, ऐसे बहुत सारे लोग, हिमांशु धूलिया हो गया, अनुराग कश्यप हो गया, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पागलों की तरह स्ट्रगल की है। आप लोगों को लगता है फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा पैसा है। मनोज मुंशी का मुझे नहीं पता आपने नाम सुना है कि नहीं सुना, रिचार्ड विर्थ के 2 वीडियो डले हुए हैं, 1 घंटे के, उनको आप देख लीजिए, जिसने केसरी फिल्म के गाने लिखे हैं। जी। 10 साल तक कौन बनेगा करोड़पति की स्क्रिप्ट उसने लिखी है। आज इंडिया गॉट टैलेंट में जज बन के बैठा है, और एक जमाने में इंडिया गॉट टैलेंट के लिए उसने स्क्रिप्ट लिखी है। वो आदमी की 2 बार शादी टूटी इसलिए कि लड़की वालों को ये पता चला
कि आदमी कहता है मैंने फिल्मों में जाके गाने लिखने, उन्होंने कहा आदमी तो पागल है, इसके पास तो हमारी लड़की भूखी मर जाएगी। और 1.5 साल मुंबई की सड़कों पे सड़क पे सोया, सड़क पे, और भिखारियों ने उसको खाना खिलाया क्योंकि उनको मुफ्त में कविता सुनाते था। अच्छा जी। केसरी जैसी फिल्मों के उसने गाने लिखे हैं और बड़ी बड़ी कारों में घूमता है और बड़े बड़े प्रोग्राम में बैठता है और बड़ी बड़ी चीजें। तो आपको गलतफहमी छोड़ दो कि ग्लैमर इंडस्ट्री में बहुत पैसा है। 1.5 साल सड़क पे घूमना, भिखारियों से मांग के रोटी खाना जिगरे वाले आदमी के बस का है। आर्किटेक्चर में 3 लाख रुपए साल की फीस देके आपके माँ बाप ने आपको पढ़ा दिया, या 4 लाख रुपए साल की या 5 लाख रुपए साल की, और उसके बाद आप कहते हो कि इसमें रोजगार नहीं मिल रहा। तो डटे रहो बहुत जरूरी है, लगातार काम करते रहो बहुत जरूरी है, और लगातार चीजों को अंडरस्टैंड करते हो। जो भी आपका कंपटीटर है वो अंडरस्टैंड करना आपको बहुत जरूरी है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। 1979 में एक मैगजीन स्टार्ट हुई थी, गृह शोभा। ओके। मैं सरिता के लिए लेख लिखता था, सरिता के वन रूट की मैगजीन हुई थी स्टार्ट, गृह शोभा। और इसके संपादक से मेरा आना जाना था, उनका परिचय था। उन्होंने कहा अशोक जी एक मैगजीन निकाल दें आपकी इंटीरियर डेकोरेशन की, तो आ जाओ। तो मैं कहा सर इंटीरियर डेकोरेशन ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आम आदमी उसको खरीद के पढ़ेगा। तो गृह शोभा शब्द इन्होंने हाउस ब्यूटीफुल, एक फॉरेन कंट्री मैगजीन आती है उसका हिंदी कर दिया, हाउस का गृह और ब्यूटीफुल का शोभा, गृह शोभा मैगजीन की कल्पना। तो उन्होंने कहा नहीं इसमें कढ़ाई सिलाई बुनाई और सब कुछ डालेंगे, हैंडीक्राफ्ट भी डालेंगे और इस तरह की सारी बातें डालेंगे, किससे कहानियां भी डालेंगे। इसका पहला संस्करण छपा 30,000 कॉपीज, दूसरा संस्करण छपा 45,000 कॉपीज, और तीसरा संस्करण छपा 1.5 लाख कॉपीज, जिसके लिए मैंने मॉडलिंग भी की। मेरी फोटो छपी थी फुल पेज की गृह शोभा में, जो मेरी किताबों के पीछे भी वही फोटो छपती है। ओके। तो उन्होंने मार्केट को अंडरस्टैंड किया कि क्या चीज चाहिए लोगों को। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। नॉन इंडिया से 2 मैगजीन निकलती हैं, एक मंगलम और एक कोदम, शायद मलयालम की मैगजीन है जी। मुझे नहीं पता आजकल के, पहले 1 रुपए की आती थी। ओके। उस टाइम ये आती थी जब इंडिया टुडे शायद 10 रुपए की होती थी। तो कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 1 रुपए की आप एक मैगजीन बेच सकते हो, साप्ताहिक मैगजीन। जी। सरिता ग्रुप ने यही कहा, कहते हैं अगर ये 1 रुपए की एक मैगजीन बेच सकते हैं, तो उन्होंने सरस सलील मैगजीन निकाली 2 रुपए में, और सरस सलील का सर्कुलेशन जाके 12 लाख पर हो गया। साप्ताहिक मैगजीन निकाली सरस सलील 12 लाख। जी। 1 रुपए की मैगजीन बेच सकते हैं, तो 2 रुपए की बेच सकते हैं। 36 पन्ने की उन्होंने मैगजीन निकाली। तो बहुत सारी चीजें, जैसे जो फर्जी आर्किटेक्ट है ये सर्वाइव कैसे करते हैं, वॉल्यूम पर सर्वाइव करते हैं। जी। वो 500 रुपए में नक्शा बना, 5,000 रुपए में नक्शा बनाते हैं, वॉल्यूम पर सर्वाइव करते हैं। जी। उनके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे नहीं जो हमारे और आपके हैं। जो नक्शा है, जो डॉट्समैन है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे नहीं, जी। क्योंकि उसने 4 साल की पढ़ाई नहीं की, उसने खर्चा नहीं किया किताबों पे, न कंप्यूटर्स पे, न सिस्टम पे, न ऑफिस पे। जी सर। तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें एक और भी चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरी है कि आप अपनी डिग्री लेकर 15,000 रुपए की नौकरी ढूंढ रहे हो, उससे बेहतर यही नहीं कि आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो, ऐसे लोगों के लिए काम करो, ताकि जनसाधारण को आपकी सेवाएं मिल सके और आपके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाए। सर इससे रिलेटेड मेरा एक सवाल ये है कि अब जैसे आप कहते हैं कि हमको अपनी प्रैक्टिस शुरू कर लेनी चाहिए। घर वगैरह रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में तो हम आर्किटेक्ट्स हमको तैयार रहते हैं, बट जैसे बड़े बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं या मॉल्स हो गए या बड़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स हो गई, उस तरीके के प्रोजेक्ट्स हम फिर कैसे कर पाएंगे? उसके लिए शायद हमको एक्सपीरियंस लेना चाहिए या? हाँ जरूरी तो है। देखो एक चीज समझो बड़े साधारण तरीके से, जी। जो नए आर्किटेक्ट्स हैं, जो युवा आर्किटेक्ट्स हैं, जी। उनको
में कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने वाले नहीं। जी ठीक। दूसरी एक और चीज समझो आप, जितने बड़े आर्किटेक्चर फॉर्म्स हैं, चाहे वो वीज कंडक्टर का हो या दिल्ली के चौधरी गुलजार सिंह हो या दिल्ली का दीक्षु कुकरेजा की सीपी कुकरेजा एंड एसोसिएट्स हो, जी या या और अब नए बहुत सारे नाम आ गए हैं। यूपी में सौरभ गुप्ता है, आरकोम वाले हैं, इस तरह के बहुत सारे नए नाम आ गए हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में अच्छा काम किया। जी सर। भाई कभी मान लीजिए दिल्ली में चरणजीत शाह साहब का ऑफिस है, क्रिएटिव ग्रुप जो का है, लेकिन कभी आपने ऐसा कहीं सुना है कि इन बड़े ऑफिसेस में आर्किटेक्ट जो काम कर रहे हैं, किसी का प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट का नाम जाता हो? नाम सिर्फ सेठ जी का जाता है। जी जी मजदूर की तरह ही तो काम कर रहे हो आप लोग। जी अगर हम आपको महीने की भी सैलरी मिल रही है तो कहीं आपका नाम जाता है? नहीं सर। तो ये ठीक भी बहुत जरूरी है कि आप कब तक दूसरे के लिए मजदूरी करते रहोगे। जी सर। पुराने जमाने में जो कुछ प्रतिष्ठित लेखक थे उनके नाम से किताबें लिखी, जैसे गुलशन नंदा के उपन्यास थे, उसकी किताबों पे फिल्में भी बनी। प्रेम वाजपेयी के उपन्यास थे, जासूसी उपन्यास में कर्नल रंजीत के उपन्यास आते थे जो हिंद पकड़ उत्सव वाले छापते थे। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि कर्नल रंजीत नाम का कोई आदमी नहीं था, तो घोस्ट राइटिंग थी सारी की सारी। आज एंट्रेंस आर्किटेक्चर एंट्रेंस के अलावा मेडिकल एंट्रेंस की, लॉ की हजारों एंट्रेंस की किताबें जिसका कोई औखर ही नहीं। आप उठा लीजिए किसी भी वर्ल्ड पब्लिशर की एंट्रेंस की किताबें, जी उसके पीछे किसी और होगा, वो सारी घोस्ट राइटिंग है। जब हम किताबों की फील्ड में आए हमने एक ही चीज महसूस की। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। एसपीए के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के चौधरी अनिल दीवान साहब की किताब आई है हॉस्पिटल प्लानिंग पे। ओके। इस पेज की किताब 18,000 रुपए की, 538 पेज की किताब अगर आप 18,000 रुपए की बना रहे हो तो भैया उसको कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा? हरियाणा में दीनबंधु छोटराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उनके एचओडी रह चुके हैं चित्रा काबरे जी। एक आर्किटेक्चर में किताब आई शायद 32,000 रुपए, वही 450-500 पेज। तो 18,000 रुपए की किताब, 32,000 रुपए की किताब आप किसके लिए निकालो? हमारी जितनी किताबें, हमारी पूरी कोशिश ये है कि 1 रुपए पन्ने से ज्यादा की किताब की सेलिंग प्राइस ना आए। अगर 500 पन्ने की किताब है तो 500-550 रुपए से ज्यादा की उसकी कीमत ना हो, जी ताकि वो बाहर की रीच में रहे, उसको फोटोस्टेट ना करानी पड़े। जी बड़ी स्पष्ट है कि अगर फोटोस्टेट करने वाला 1 रुपए पन्ने में पैसे कमा सकता है, 1 रुपए पन्ने का जो रेट होगा, जी तो अशोक गोयल 1 रुपए पन्ने में किताब बेच के 10 नहीं कमा सकता, और कमा रहा हूं। वही बात फर्जी आर्किटेक्ट्स को पीटने में काम आती है। जी अगर फर्जी आर्किटेक्ट ऑपरेटर 500 रुपए में नक्शा बना सकता है तो क्वालिफाइड आर्किटेक्ट क्यों नहीं बन सकता? सबसे पहले लोग आपके दफ्तर में पधारे तो सही, जी सर। आप देखे तो सही, आपकी बात सुने तो सही। आप कब इम्प्रेस करोगे उसको जब वो आपके पास घर जा? जी वो आपके पास कब आएगा? जब हम अवेलेबल होंगे उनके लिए जब हमारे पास इतना होगा कि हाँ हमारे पास कम है। जी उस पे सस्ते भाव में। जी 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 मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जी 2 साल पहले गाजियाबाद के बुक सेलर का मेरे पास टेलीफोन आया। जी कहता है अशोक जी, उस टाइम 4 किताबें थी आर्किटेक्चर एंट्रेंस की। कहते हैं जी मेरे को उसकी सैंपल कॉपी चाहिए। जी मैंने कहा अमेज़न पे वहां से मंगा लो, फोटो सेट करा लेना, फिर आपको वापस कर देना। जी। मनी बैक गारंटी देते हैं किताब, ट्रांसपोर्ट के पैसे हम देंगे सारे। आपको नुकसान नहीं होगा अगर आप किताब की फोटो सेट करा के आपको वापस कर दूंगा तो आपको नुकसान नहीं होगा। मैंने कहा कतई नुकसान नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? मैंने कहा मेरी किताब जिस दिन आपके हाथ में आ गई आप उसको वापस ही नहीं करोगे। और वही हुआ, उन्होंने 4 किताबों का सेट अमेज़न से मंगाया और रख लिया अपने पास।
तो मैंने उसकी एक मांग की पूर्ति कर रहा हूँ, उसके अपेक्षित धनराशि चीजें खर्च करना चाहता हूँ उसके ऊपर। जी जी आर्किटेक्चर, ये जो पीछे किताब रखी हुई है, ये 750 रुपए की किताब है गवर्नमेंट जॉब वाली। जी मैं आपको 17,500 की बेचूंगा तो कोई नहीं खरीदेगा। मैं कहता हूँ मेरी किताब बहुत बढ़िया है। अरे भैया, उसकी पहुंच से ही बाहर है, पाए की पहुंच से बाहर है। ये किताब वो व्यक्ति खरीद रहा है जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करता है, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है। जी 17,500 रुपए तो मेरे पास है नहीं, ये किताब कैसे खरीदूं? तो वही बात जो घर बनाने वाला है उसके साथ भी ये समस्या है। वो कहते हैं 50,000 रुपए मांग रहे थे, मैं तो मेरे 2 कमरे बन जाएंगे। बात है। वो कह रहे 50,000 रुपए मांग रहे थे, मैं तो मेरे 2 कमरे बन जाएंगे, मेरे किचन का इंटीरियर हो जाएगा पूरा पूरा। और इंटरनेट में मिल तो रहा सब कुछ मुफ्त में। जब आप कमीज खरीदने जाते हो तो मुझे नहीं पता ब्रांडेड वाली खरीदती हो कि लोकल टेलर से सिलवा लेते हो। मैं तो सिलवा लेता हूँ लोकल टेलर से। हम भी लोकल से ले लेते हैं सर। हम भी सर। अगर आप ब्रांडेड नहीं खरीदते भैया, आप ब्रांडेड वाले को बहुत नुकसान कर रहे हो। तो सर हमारी पहुंच से दूर है वो। इसलिए अपने सवाल का खुद जवाब दे दिया। जी हम सारे आर्किटेक्ट जो हैं ब्रांडेड लोग हो गए हैं। ओके और हमने तो इतना महंगा कर रखा है कि हम आदमी पहुंच से बाहर हो गए। तो अगर मैं आम आदमी की तो मेरे को उसको समझाना नहीं पड़ेगा आर्किटेक्ट में आने का क्या फायदा। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना टाइम दिया और हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है आपके इस डिस्कशन से। एंड आई होप हम फिर से दोबारा कभी एक बार हमको मौका मिले आपसे गाइडेंस लेने का। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू सर। आई होप कि लोग हमारी वीडियो देख के आपके मैसेज को समझें, कुछ हमारे मैसेज को समझें जो हम समझाना चाह रहे हैं कि क्यों आर्किटेक्ट ज़रूरी है, क्यों आपको एक भवन निर्माण में एक सही इंसान का ओपिनियन लेना जो आर्किटेक्ट होता है वो ज़रूरी है। और सर आप दोनों जी सर, आप दोनों को कांग्रेचुलेट चाहूंगा, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो। थैंक यू जी सर। सर। और उम्मीद है कि लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात समझेंगे। और देखो एक चीज आप समझ लो, जब भी आप दिल से बात करोगे लोगों को आपकी बात समझ में आएगी। जी सर। आप बात करने में अगर फायदा ढूंढोगे, कुछ भी काम करने में आप बोले मेरे को 2 पैसे बच जाए, मेरा फायदा हो जाए, तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। नहीं कोई भी सुनेंगे। आपकी बात, कोई भी आपकी पुस्तक जब भी पढ़ेगा, कोई भी आपका लेख जब भी पढ़ेगा, कोई भी आपका उपन्यास तभी पढ़ेगा, कोई भी आपकी सर्विसेज को तभी लेगा जब उसको फायदा हो। वो आपके फायदे के लिए आपके पास नहीं आएगा, तो वो अपने फायदे के लिए आपके पास आएगा। जब भी उसको फायदा होगा। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। थैंक यू Thank you, सर। sir. नमस्ते सर। सो गाइस, ये थी हमारी आर की चर्चा की फर्स्ट पॉडकास्ट सीरीज विद आर्किटेक्ट अशोक गोयल। हमें तो उनके ज्ञान और उनके अनुभवों को प्राप्त करने में बहुत मजा आया। आई होप आप सभी को भी उतना ही मजा आया हो। अगर आप ऐसी और पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Also, we have been working on some of the video ideas suggested by you guys, जो कि आप हमारे चैनल पे काफी जल्दी देखने वाले हैं। And we'll see you guys in the next video. तब तक के लिए नमस्ते।